आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री अरविंद घोष के बारे में, तो सब्सक्राइब करें चैनल को फटाफट। नाम अरविंद कृष्णघन घोष। जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता पाम, बंगाल। पिता कृष्णघन, माता स्वर्णलता देवी, पत्नी मृणालिनी। 1901। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक महान योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। ये कवि भी थे और गुरु भी। आरंभिक जीवन। अरविंद के पिता का नाम केडी घोष और माता का नाम स्वमलता था। अरविंद घोष एक प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे। राज नारायण बोस बंगाली साहित्य के एक जाने माने नेता श्री अरविंद के नाना थे। अरविंद घोष न केवल आध्यात्मिक प्रकृति के धनी थे, बल्कि उनकी उच्च साहित्यिक क्षमता उनकी मां की शैली की थी। उनके पिता एक डॉक्टर थे। जब अरविंद घोष 5 साल के थे, उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। 2 साल के बाद 1879 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वह घुड़सवारी के एक आवश्यक इम्तिहान में खरे उतरने में विफल रहे और इसलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में अरविंद बाल गंगा तिलक से मिले, जहां वो वास्तव में उनकी अद्भुत और क्रांतिकारी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। 1916 में वो दोबारा कांग्रेस से जुड़ गए और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद के लिए लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ एक मुख्य समर्थक बन गए। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का आग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजों से कोई मदद और समर्थन नहीं ली, क्योंकि वो हमेशा स्वराज में भरोसा करते थे। सन 1903 में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल भेजा। यहां उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने काशवाहिनी नामक रचना की। जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला भाषा में धर्म पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने सन 1912 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों में हो गई। भारतीय संस्कृति के बारे में महर्षि अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उनका काव्य सावित्री अनमोल धरोहर है। सन 1926 से 1950 तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। अरविंद घोष ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से भारतीय सिविल सर्विस की शिक्षा प्राप्त की और भारत वापस आकर बड़ौदा राज्य में महाराजा प्रिंसली के राज्य में उन्होंने कई सिविल सर्विस से संबंधित कार्य किए और बाद में उन्होंने खुद को राजनीति में शामिल किया। ब्रिटिशों कानून के विरुद्ध भारत में लेख लिखने पर उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जेल में भी डाला गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें रिहा किया गया। जेल में रहते समय उन्होंने बहुत सी बार रहस्यमय और आध्यात्मिकता का अनुभव किया। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूरे देश में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। पूरा राष्ट्र इस विभाजन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ऐसे समय में अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारक को चैन से बैठना नामुमकिन था। उन्होंने 1906 में नौकरी का इस्तीफा दिया और सक्रिय राजकारण में खुद को झोंक दिया। इसी साल अरविंद घोष ने वंदे मातरम इस साप्ताहिक के सह संपादन के रूप में कार्य करना शुरू किया। सरकार के अन्याय पर वंदे मातरम में से उन्होंने जोरदार आलोचना की। वंदे मातरम में ब्रिटिश के खिलाफ लिखने के वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, लेकिन वो छूट गए। बंगाल में आचरण समिति क्रांतिकारी संगठन कार्यरत थी। आचरण समिति के 500 के उप शाखाएं थी। अरविंद घोष इनके भाई बारिंद्र कुमार घोष इस संगठन के प्रमुख थे।
अरविंद घोष इनकी सलाह और मार्गदर्शन इस संगठन को मिलता था। कोलकाता के पास मानिकतला, यहाँ इस समिति का बम बनाने का केंद्र था। देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बड़ौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान देशभक्त बनाया। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। वे निजी रुपये पैसे का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग में कार्य करते समय उन्होंने जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों में अन्यतम बन गया था। महाराजा मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन अनुशीलन समिति के 2 युवकों ने किंग्सफोर्ड इस जुल्मी जज को मार डालने की योजना बनाई, पर उसमें वो नाकाम रहे। खुदीराम बोस पुलिस के हाथों लगे, उन्हें फांसी दी गई। पुलिस ने अनुशीलन समिति ने सदस्यों को पकड़ना शुरू किया। अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस अरविंद घोष के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1 वर्ष के लिए अरविंद अलीपुर सेंट्रल जेल के एकांत कारावास में एक विचाराधीन कैदी रहे। वह अलीपुर जेल की एक गंदे सेल में थे जब उन्होंने अपने भविष्य के जीवन का सपना देखा, जहां भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया। चित्तरंजन दास ने श्री अरविंद का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। अपने कारावास के दौरान अरविंद घोष ने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। 1910 में श्री अरविंद घोष कलकत्ता छोड़ पौंडीचेरी में बस गए। पौंडीचेरी में वह अपने एक दोस्त के घर पर रुके। शुरुआत में वह अपने 4 से 5 साथियों के साथ रहे, फिर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और एक आश्रम की स्थापना हुई। समाज दर्शन समाज के अध्ययन द्वारा उसमें अंतर्निहित दिव्यता को समझने और पहचानने का प्रयास है। समाज दार्शनिकों ने प्रायः अपना ध्यान बाह्य तथ्यों यथा नियमों, संस्थाओं, परंपराओं, राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों आदि पर ही केंद्रित किया है। उन्होंने उन प्रमुख मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना की है जो मनुष्य जैसे भावनात्मक और विचारशील प्राणी के जीवन में नितांत महत्वपूर्ण है। मनुष्य और समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत जटिल है। लाम्प्रेक्ट के अनुसार समाज के विकास की मनोवैज्ञानिक स्थितियां ये हैं: प्रतीकात्मक, प्रारूपिक, रूढ़िपरक तथा व्यक्तिपरक। समाज का विकास इन स्थितियों के माध्यम से इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक वृत्त का रूप धारण कर लेता है। इस वृत्त से होकर ही राष्ट्र और सभ्यता को गुजरना पड़ता है। परंतु श्री अरविंद के अनुसार विकासक्रम की इस प्रकार की निश्चित व्याख्या और वर्गीकरण वस्तुतः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रकृति की वक्र गति को सीधी रेखा की भांति नहीं समझाया जा सकता है। लाम्प्रेक्ट का सिद्धांत क्रमबद्ध स्थितियों के निहितार्थ एवं उनके अनिवार्य अनुक्रम के ध्येय के विषय में कुछ भी सूचित नहीं करता। परंतु श्री अरविंद के अनुसार यदि लाम्प्रेक्ट द्वारा विवेचित समाज के विकास की स्थितियों के निहितार्थों का अनुशीलन किया जाए तो वे ऐतिहासिक विकास के सूक्ष्मतम रहस्यों एवं तथ्यों की ओर संकेत करती है। मानव समाज की आरंभिक स्थितियों के अध्ययन और अनुशीलन उस मानसिकता को प्रकट करते हैं जो उसकी परंपराओं, विचारों और संस्थाओं में अप्रकट रूप में विद्यमान रहती है। मृत्यु बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मदद मौलाना अबुल कलाम आजाद से ली थी। उनके वंदे मातरम में अरविंद के द्वारा विदेशी सामानों का बहिष्कार और आक्रामक कार्यवाही सहित स्वतंत्रता पाने के कुछ प्रभावकारी तरीके उल्लिखित हैं। उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी, स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में मदद किया। वो श्री अरविंद आश्रम औरोविले के संस्थापक थे। फ्रेंच भारत पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी में 1950 में 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।